हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनर्स क्लासेस। और आज हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। साउंड वो वर्ड है जो हम यूज तो रोज करते हैं लेकिन समझते कम है। इस जर्नी को हमने नाम दिया है द सोनिक एडवेंचर। इस जर्नी में हम देखेंगे साउंड क्या होता है, कैसे ट्रेवल करता है और इसका यूज हम कितनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो सीट बेल्ट मान लो और चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स की राइड। सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड, भाई साउंड आखिर होता क्या है। जब कोई बोले हम सुनते हैं, जब कोई हॉर्न बजाता है तो हम सुनते हैं, जब स्कूल की घंटी बजती है तो हम सुनते हैं और घर वालों की तो हम रोज सुनते हैं। ये सब क्या है? ये सब साउंड है। बुक लैंग्वेज में समझें तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे ईयर्स में जाकर हियरिंग का सेंसेशन क्रिएट करती है। लेकिन एनर्जी का मतलब तो होता है द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब जिस चीज में एनर्जी होती है वो कुछ काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल फैन घूमता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बॉल मूव करती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो साउंड इसलिए एनर्जी होती है क्योंकि वो हमारे ईयर्स को काम करने पे मजबूर करती है और आसपास की चीजों में मोशन लाती है। स्पीकर के आगे से गुजरने पे बॉडी में भी वो मूवमेंट फील हो सकता है। और साउंड काम क्या करती है? साउंड एयर में ट्रेवल करके ईयर के अंदर जाती है और हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है और ब्रेन कहता है हाँ भाई ये साउंड है। इसीलिए लिखा होता है कि साउंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय वाइब्रेशन। और दोस्तों ओनली इसलिए कहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। मतलब कोई चीज अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे स्विंग या पेंडुलम, गिटार की स्ट्रिंग। अरे स्केल ले आओ और उस पर झटका दो, स्केल अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे होगा लगातार, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं, और अगर वाइब्रेशन है तो साउंड जरूर प्रोड्यूस होगा। अब इसका डेली लाइफ प्रूफ सुनो। बैल को टच करो जब वो बज रही हो, वाइब्रेशन फील होगी। स्पीकर पर हाथ लगाओ, वाइब्रेशन फील होगी। इसलिए अगर वाइब्रेशन है तो साउंड है। अब सवाल यह है साउंड स्टार्ट कैसे होती है। 4 कॉमन मेथड सिंपल होते हैं। पहला प्लकिंग, जैसे गिटार की स्ट्रिंग में। ब्लोइंग, हवा से, फूंक से हवा भी वाइब्रेट होती है। स्ट्राइक यानी कि ड्रम या बेल। और रबिंग या स्क्रैच करने से, जैसे चॉक ऑन बोर्ड। मेथड अलग हो सकता है पर रिजल्ट सेम। इन सबसे वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि साउंड हमेशा अपने आप ही ट्रेवल करती है, तो आंसर है नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए मीडियम। मीडियम का मतलब होता है वो स्पेस जहां कुछ चीजों यानी पार्टिकल्स हों जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी कर सके या जिसके थ्रू साउंड वेव ट्रेवल कर सके। एग्जाम्पल से समझो, भाई रोड ना व्हीकल का मीडियम है जिसके थ्रू सड़क पर व्हीकल चलकर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। वायर इलेक्ट्रिसिटी का मीडियम है, तारों की मदद से ही बिजली एक जगह से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा सकते हैं। वैसे ही एयर मीडियम है साउंड का। लेकिन साउंड के मीडियम्स बाकी भी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों हो सकते हैं क्योंकि तीनों में साउंड की वाइब्रेशन आगे कैरी करने के लिए पार्टिकल्स हैं। अब जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स हैं उसमें साउंड तेज ट्रेवल करेगी, जिसमें कम पार्टिकल्स है उसमें कम ट्रेवल करेगी। अब हम बात करेंगे साउंड वेव की। लेकिन वेव क्या होता है? देखिए, वेव किसी मैटर या स्पेस में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है बिना मैटर या स्पेस के पार्टिकल्स को मूव किए। देखो ये बात गई होगी सिर के ऊपर से। तो एग्जाम्पल सुनो, तुम अपनी स्कूल असेंबली की लाइन में सबसे पीछे खड़े हो। तुमने आगे वाले को धक्का मारा, वो धक्का लाइन में लगे पहले आदमी तक ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन तुम नहीं गए उस धक्के को वहां तक लेकर, बल्कि सिर्फ उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई। यानी पार्टिकल वहीं का वहीं रहा। यही वेव साउंड की जैसी है। साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल मतलब है जिसमें पार्टिकल्स फिजिकली अपनी स्पेस में मूव करते हैं। इसलिए साउंड फिजिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करती है आसपास के मीडियम में, और इसलिए वो वैक्यूम में काम नहीं कर सकती। तो भाई वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम सिंपल है, जहां कुछ भी नहीं होता। नो एयर, नो पार्टिकल्स। सूरज से हमारे तक लाइट तो आ जाती है क्योंकि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल होने के लिए। लेकिन वहां की साउंड नहीं आ सकती, इसलिए स्पेस में कुछ सुनाई नहीं देता। रेडियो वेव्स की मदद से एस्ट्रोनॉट्स आपस में बातचीत करते हैं। और याद रखो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अब जरा इस डायग्राम को देखो। पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल के ऊपर में ट्रांसफर हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेडियम में वेव होती है। लोग खड़े होते हैं लेकिन अपनी सीट नहीं छोड़ते। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखो, जिससे ये प्रूव होता है कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। इस जार के अंदर में एक बेल बज रही होती है। जब तक इसमें एयर होती है तो साउंड बाहर तक सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही एयर निकाल देते हैं यानी पार्टिकल्स गायब कर देते हैं, साउंड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। तो
अब हम समझने जा रहे हैं कि साउंड ट्रेवल करती कैसे है। ये तो हम समझ गए कि साउंड वेव जो है एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये कौन सी वेव है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझो, पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी जगह पर ही आगे पीछे हिलते हैं। और जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वेव भी फ्लो कर रही हो, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे वेव मूव कर रही हो, उसे हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। इसे स्प्रिंग के एग्जांपल से समझो। जब स्प्रिंग को आगे धक्का देते हैं, जहाँ पार्टिकल्स पास आ जाते हैं तो कंप्रेशन यानी हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जहाँ दूर हो जाते हैं वहाँ पे रेरीफेक्शन यानी कि लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये कंप्रेशन और रेरीफेक्शन बार बार एयर में बनते हैं और ये पैटर्न आगे मूव करता है। इसी को साउंड वेव कहते हैं। भाई मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये हवा में क्या कर रहा है, ये पार्टिकल्स जैसे लाइन से लगे हुए अपनी मीन पोजीशन पे, ऐसे समझिए। तो पार्टिकल्स मेरे बोलने के कारण से कंप्रेस भी हो रहे हैं और रेरीफेक्ट भी हो रहे हैं, यानी कि हाई प्रेशर कर रहे हैं फिर लो प्रेशर, और आगे ऐसे ट्रांसफर होते चल रहे हैं। जितना दूर तक साउंड वेव जाएगा ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा दूर तक मेरी आवाज़ नहीं जा पाएगी। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, पार्टिकल और वेव सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो इतना सा याद रखो कि साउंड पुशेस फॉरवर्ड, इट डज नॉट मूव अप एंड डाउन। अब हम बात करेंगे साउंड की आईडी कार्ड की। मतलब साउंड को पहचानने के 3 मेन फीचर्स। पहला है वेवलेंथ, जिसका सिंबल होता है लैम्डा। समझिए, ऐसा यूनिट नहीं, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मन में याद रखिए मीटर होती है। 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिफरेंस वेवलेंथ कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो वेव की लेंथ। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना हैवी और डीप साउंड होगा। दूसरी हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की भी ऐसे यूनिट होती है मीटर। ये वेव की हाइट होती है, यानी एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ उसे हम कहते हैं उतना ही एम्पलीट्यूड। ये डिसाइड करती है साउंड कितनी लाउड है। ज्यादा एम्पलीट्यूड मींस ज्यादा लाउड साउंड, और कम एम्पलीट्यूड मींस सॉफ्ट साउंड, कमजोर साउंड। अब बात होगी टाइम पीरियड की। एक वेव को, ध्यान से सुनिएगा, एक वेव को 1 कंप्लीट वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। कम टाइम पीरियड में हुआ तो फास्ट वाइब्रेशन है। तो बस इतना याद रखो, हाइट की बात होगी तो लाउडनेस, लेंथ की बात होगी तो फिर नेचर ऑफ साउंड, और जब टाइम की बात होगी तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। आगे इसी से हम फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में समझेंगे। तो भाई जब कोई बोले कभी आवाज पतली है कभी आवाज भारी, जैसे बेबी की वॉइस पतली है लेकिन शेर की आवाज बड़ी भारी, इस डिफरेंस को कहते हैं पिच। पिच टेल्स अस हाउ शार्प और डीप अ साउंड इज। मतलब जितनी हाई पिच होगी उतनी तीखी आवाज होगी, पतली आवाज होगी। जितनी लो पिच होगी उतनी भारी आवाज होगी। पिच का लाउडनेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का होता है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी, लेकिन सवाल यह है फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो, अगर बुक की लैंग्वेज में लिखा हो तो समझो, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किस में नापते हैं भाई? हर्ट्ज में नापते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ यानी छोटी वेवलेंथ, और जितनी छोटी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही बड़ी वेवलेंथ होगी। ये बात याद रखिएगा। अब व्हाट डज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड मीन, इसको हम बिल्कुल आराम से समझाते हैं। एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुई उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वही हमारी पिच पे इफेक्ट डालता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पिच और लो फ्रीक्वेंसी मींस लो पिच। अब जरा इस डायग्राम को देखो, जिसमें वेव ज्यादा है और इसमें वेव पास पास है। एग्जाम्पल समझो, गिटार स्ट्रिंग, विशल्स, क्रिकेट साउंड, क्रिकेट यानी कि झिंगुर, इसलिए आवाज पतली होती है। और राइट डायग्राम को देखो जरा, इसमें लो पिच है, वेव्स कम है, वेव्स दूर दूर है। एग्जाम्पल है इसका शेर के दहाड़ने की आवाज और बेस ड्रम, इसलिए आवाज भारी होती है। तो भाई गाड़ी के हॉर्न और गिटार में से किसकी पिच ज्यादा है? ऑब्वियसली भाई गिटार की, क्योंकि गिटार स्ट्रिंग फास्टर वाइब्रेट करती हैं, और जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा एक सेकंड में उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी पिच ज्यादा होगी। ऐसे समझिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भाई ये लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस इंटेंसिटी क्या एक ही बात है? गलत, दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई अलग कैसे? हम तो एक ही मानते थे।
लाउडनेस का मतलब होता है हाउ स्ट्रॉन्ग अ साउंड फील्स टू आवर ईयर। मतलब लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस सब्जेक्टिव हो सकती है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मतलब पर्सन टू पर्सन लाउडनेस चेंज हो सकती है। सेम म्यूजिक किसी को लाउड लगता है, किसी को नॉर्मल। ठीक, इसे एम्पलीट्यूड से समझ लीजिए। एम्पलीट्यूड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेव की हाइट। ज्यादा हाइट ज्यादा लाउड साउंड, कम हाइट ये सॉफ्ट साउंड। नापने का इसका ऐसा यूनिट होता है डेसिबल, यानी हमारी जो लाउडनेस जो हम नापते हैं, कितनी कोई चीज लाउड है कम है, उसे हम डेसिबल में नापते हैं, याद रखिएगा। तो भाई इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज फिजिकल एनर्जी ऑफ साउंड, यानी एक सेकंड में एक एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिक क्वांटिटी होती है और पर्सन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जितने एरिया में एनर्जी जा रही है वो एग्जैक्टली उतनी होगी, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होगी। तो भाई लाउडनेस क्या हुआ? जो ईयर फील करती है। और इंटेंसिटी क्या होगा? जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, लाउड साउंड ट्रेवल्स फार। लाउड साउंड दूर तक ट्रेवल करेगी, लेकिन सॉफ्ट साउंड फेड्स फास्ट, वो जल्दी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि लाउड साउंड में ज्यादा एनर्जी कैरी होती है, इसलिए वो दूर तक जाती है। अब एक क्वेश्चन, गिटार और फ्लूट अगर सेम नोट पर बजाए, सेम पिच हो, सेम लाउडनेस हो, फिर भी पहचान कैसे लेते हैं कि भाई कौन से गिटार की आवाज है, कौन से फ्लूट की आवाज है? इसका आंसर है भाई टिम्ब्रे। टिम्ब्रे इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। ये साउंड को रिच बनाता है और यूनिक क्वालिटी उसकी देता है, इसलिए हम दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलें, जो टिम्ब्रे है इट इज द फिंगरप्रिंट ऑफ साउंड। प्योर ट्यून क्या होता है? प्योर ट्यून का मतलब है सिंपल वेव, स्मूथ शेप, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होती है। कॉम्प्लेक्स साउंड कौन सी है? कॉम्प्लेक्स साउंड में रफ वेव होती है और मिक्स्ड शेप होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन वॉइस एंड वायलिन, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? इसी वजह से हम फ्रेंड्स की आवाज अंधेरे में भी पहचान लेते हैं और फ्लूट्स और वायलिन्स में डिफरेंस समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड ट्रेवल कैसे करती है। भाई साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में फास्टेस्ट होती है और एयर में सबसे स्लोएस्ट होती है, क्योंकि साउंड में सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी आगे तक कैरी हो सकती है, और एयर में थोड़े दूरी के साथ साथ हैं, इसलिए टाइम लगता है। अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बता रहा हूँ, उसको न्यूमेरिकल के लिए याद रखिएगा। वेव, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का आगे इसको और डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी समझिए। भाई साउंड की जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में नापी जाएगी, वेलोसिटी उसकी। उसे निकाला कैसे जाएगा? उसको निकालने का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब बेटा वेवलेंथ को नापते हैं मीटर में, फ्रीक्वेंसी को नापते हैं 1 टाइम यानी 1/सेकंड में। तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बोले फटाफट से, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को नापते हैं मीटर में, फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हर्ट्ज में, और हर्ट्ज को लिखा जा सकता है 1/सेकंड। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन इन तीनों का याद रखिएगा। अब पहले इस स्लाइड को समझिए, इसमें बात होगी पहले ऑब्स्टिकल की। तो ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? रास्ता रोकने वाली चीज, जैसे कि वॉल, माउंटेन्स, बिल्डिंग, ये सब साउंड की चीजों, जब साउंड इन चीजों से टकराती है तो कुछ स्पेशल होता है। साउंड रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंस बैक हो जाना। जैसे बॉल जो है दीवार से टकरा के वापस आ जाती है ना, लाइट मिरर पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही साउंड भी वॉल से टकरा के वापस आती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जरा इस डायग्राम को देखो। पहली जो साउंड जो जनरेट हुई है और टकराने से पहले इसे बोलते हैं इंसिडेंट साउंड, और टकराने के बाद होता है रिफ्लेक्टेड साउंड। इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर होती है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव के और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये रूल लाइट और साउंड दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एको क्या होती है? जब आप बोलते हो हेलो और थोड़ी देर बाद पूरी आवाज वापस आए, उसे मतलब आपने बोला हेलो, बदले में भी हेलो हेलो सुनाई दे, तो उसको कहते हैं एको। अब ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं एको और रिवर्बरेशन में। अपना पूरा का पूरा शब्द फिर से सुनना, ये एको है, लेकिन आपने जो बोला है उसकी एक टोन एंड तक चलते रहना, वो रिवर्बरेशन है, बार बार साउंड का टकराना। तो एको के लिए कंडीशंस क्या है? एको के लिए मेनली 2 कंडीशंस हैं।
रिफ्लेक्टेड साउंड को कम से कम 0.1 सेकेंड बाद आना चाहिए। इसका मतलब आपने जो बात कही और टकरा के वापस आई, उसमें 0.1 सेकेंड का डिफरेंस नहीं है, तो एको सुनाई नहीं देगी। तो मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड है और मिनिमम डिस्टेंस जो दूरी होनी चाहिए नॉर्मल एयर में, अगर स्पीड की बात करें उसके में, तो 17.2 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी घर के रूम में एको नहीं आता, माउंटेन्स या एम्प्टी हॉल में ही एको सुनाई दे सकता है। अब एक वर्ड याद रखो, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब होता है एक ही साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। सब साउंड्स मिक्स हो जाती हैं, जैसे बाथरूम में गाना गाना या एम्प्टी हॉल में चिल्लाना। यहाँ एको क्लियर नहीं होता, साउंड स्ट्रेच्ड लगती है, यानी कि तेज सुनाई देती है आवाज की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन क्या है? इसका इस्तेमाल मेगाफोन्स में, स्टेथोस्कोप में, साउंड बोर्ड्स में यूज होता है। ये डिवाइसेस साउंड को डायरेक्शन और क्लैरिटी देते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई सेम साउंड हर कोई नहीं सुन सकता। रेंज ऑफ हियरिंग सबका अलग अलग होता है। हर एक ईयर की लिमिट होती है, जिसे कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। हम ह्यूमन सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को मैं 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकता हूं, याद रखिएगा। और इस रेंज को कहते हैं ऑडिबल रेंज। इस रेंज के बाहर साउंड हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, हम सुन नहीं सकते। ठीक है, साउंड तो एग्जिस्ट करता है, हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज के कम की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, अर्थक्वेक की, वेल और एलिफेंट्स की। ह्यूमन सुन नहीं सकते, हैवी एनिमल्स फील कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है, जिसका इस्तेमाल चमगादड़ यानी बैट्स और डॉल्फिन्स करते हैं। इन्हें भी ह्यूमन नहीं सुन सकते, लेकिन एनिमल्स उसे यूज करते हैं एको-लोकेशन के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ह्यूमंस आर डेफ टू साउंड्स आउटसाइड द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब बात होगी अल्ट्रासाउंड क्या होता है। साउंड विद द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। हम सुन नहीं सकते, लेकिन साइंस उसे यूज करता है सोनार में। सोनार एक नेविगेशन डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये शिप्स और सबमरीन द्वारा यूज किया जाता है। इसका काम है ओशियन की डेप्थ मेजर करना, डूबे हुए शिप्स को ढूंढना। कैसे? इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर सिग्नल्स भेजता है, साउंड वेव भेजता है, और उसकी एको रिसीवर रिसीव करता है। जो एको पहले आई यानी दूरी कम है, जो एको बाद में आई यानी दूरी ज़्यादा है, उससे एक 3D मैप क्रिएट होता है ग्राउंड का, जो पानी के नीचे है। नेक्स्ट मेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो बेबी की इमेजिंग करता है, ऑर्गन्स के अंदर देख सकता है। एकोकार्डियोग्राफी हार्ट का स्कैन होता है, और किडनी स्टोन को ब्रेक करना सर्जरी के बिना साउंड्स की मदद से। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड का यूज होता है मेटल के अंदर क्रैक्स को ढूंढने के लिए, इनविजिबल डिफेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए। इससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होते हैं और क्वालिटी इंप्रूव होती है प्रोडक्ट्स की। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, इस साउंड का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है। आपको ये अच्छे से आना चाहिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, ये ह्यूमन ईयर का डायग्राम है। तो भाई अब तक हम समझ चुके हैं कि साउंड का जन्म कैसे होता है, ट्रैवल कैसे करती है, उसके रूल्स क्या है। अब साउंड अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, और वो डेस्टिनेशन है हमारा ह्यूमन ईयर। साउंड हवा में होती है, लेकिन ब्रेन तब तक कुछ नहीं समझता जब तक ईयर उस साउंड को मैसेज में कन्वर्ट ना करे। ईयर का काम है साउंड लेना, साउंड को प्रोसेस करना और ब्रेन तक भेजना। अब कैसे होता है, पहले हम देखेंगे आउटर ईयर को, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। आउटर ईयर में होता है पिन्ना और ईयर कैनाल। इसका काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैटेलाइट डिश सिग्नल कलेक्ट करता है। आउटर ईयर जो है साउंड को अंदर भेजता है और साउंड को फोकस करता है हमारे किस पे, ये ईयर होल पर। नेक्स्ट पार्ट आता है मिडिल ईयर, जो कि एम्पलीफायर का काम करता है। इसमें 3 छोटी बोन्स होती हैं, जिसे हम हैमर, एनविल और सिर्प कहते हैं। इनको कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। इनका काम होता है वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना, मतलब वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि साउंड बहुत वीक होती है, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए। नेक्स्ट हिस्सा होता है इनर ईयर। इनर ईयर में होता है कॉक्लिया। इसका काम है मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलना। फिर ये सिग्नल्स ब्रेन को भेजे जाते हैं, और ब्रेन कहता है हाँ जी भाई, साउंड मैंने सुन ली। ये पूरे चैप्टर का हमारा समरी है।
एक बार ज़रा इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, अपनी कॉपी में भी लिख दीजिए। हमने पहले पढ़ा साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है, मैकेनिकल साउंड है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को देखा, स्पीड को देखा, वेवलेंथ देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, एम्पलीट्यूड देखा। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को देखा, रिवर्बरेशन समझा, एको समझा, सोनार समझा, हियरिंग रेंज के बारे में पढ़ा। ये सब मिलकर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब थोड़ा एग्जाम स्टाइल कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर द थंडर? तो भाई लाइटनिंग हमें पहले दिख जाती है, आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है। पहले लाइटनिंग दिखती है, बाद में थंडर सुनाई देता है। लाइट अगर फरारी है तो साउंड की स्पीड एक बाइसिकल है। लाइट तो इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड में दुनिया के 8 चक्कर लगा लेती है, और साउंड की स्पीड तो लगभग 344 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बैट और साउंड की साउंड रेंज को कंपेयर करना है, तो देखिए बैट यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक और एलिफेंट यूज़ करता है इंफ्रासोनिक। ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं सुन सकते, दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है। एको टाइम की अगर बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। साउंड की स्पीड हवा में होती है 344 मीटर पर सेकंड। अब कोई चीज़ 344 मीटर दूर है तो 1 सेकंड में तो आवाज़ जाएगी और फिर 1 सेकंड में टकरा के वापस आएगी, तो उसमें कितने लग जाएंगे? हमको 2 सेकंड लग जाएंगे, यानी एको का टोटल टाइम हो जाएगा 2 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ हमारे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अनुष्का के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।